हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 104 जो कि है मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि देखिए आपके एग्जाम में ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसे आप 500 शब्दों में लिखने का आप प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है कि रोम में दास प्रथा के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो रोम में जो है दास प्रथा का किस तरह से उदय हुआ, उनके कारणों का विश्लेषण करना है एवं दास अर्थव्यवस्था में संकट के क्या कारण थे। दास अर्थव्यवस्था में जो है संकट का क्या कारण था, उन पे भी चर्चा करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाता है। 20 नंबर में पूछने का मतलब है कि कम से कम इसे 500 शब्दों में आप लिखने का प्रयास करेंगे। आइए इसको जानते हैं। देखिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग को इन प्रश्नों का रिवीजन हो जाए। जो यह प्रश्न पहले से भी पढ़े हैं तो उनका रिवीजन हो जाए, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से वर्ड मिल जाए, जानकारी मिल जाए, ताकि वो एग्जाम में बना के भी लिख सके। तो आइए इसको जानते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देख ही लिया आप लोग कि क्वेश्चन था कि रोम में दास प्रथा के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। दास अर्थव्यवस्था में संकट के क्या कारण थे, इन पे भी चर्चा करना है। देखिए प्राचीन विश्व की रोमन सभ्यता शहरों पर आधारित थी। तो प्राचीन विश्व में जो है रोमन सभ्यता जो थी वो शहरों पे आधारित थी। इसने बाद की पश्चिमी सभ्यताओं पर गहरा असर छोड़ा था। इन शहरों ने अपनी संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र से अधिशेष हासिल करके प्राप्त की। देखिए अधिशेष का मतलब क्या हुआ कि ग्रामीण ग्रामीण लोग जो उपज करते थे वो अपने खुद का उपयोग करने के बाद जो बच जाता था अनाज, उसको शहर की ओर भेज देते थे, जिस कारण शहर का अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ। देखिए इस शहरी संस्कृति और राजनीतिक के पीछे ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कृषि उत्पादन अर्थव्यवस्था का मुख्य कारक बना रहा। तो कृषि अर्थव्यवस्था का जो है वह मुख्य कारण बना रहा है रोमन सभ्यता में। और शहरों ने निरपवाद रूप से अपनी संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त की। जो हम बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कृषि से उत्पादन होता था, ग्रामीण क्षेत्र खुद उपयोग करने के बाद जो बच जाता था अनाज, उसको शहरी क्षेत्र के लिए भेज दिया जाता था। शहरी क्षेत्र इससे व्यापार करते थे। तो आइए अब पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से एक आगे चल के एक दास प्रथा के रूप में या अर्थव्यवस्था के रूप में संकट का रूप लिया था। देखिए पहला पॉइंट है गणतंत्र के अधीन अर्थव्यवस्था। तो गणतंत्र के अधीन अर्थव्यवस्था से क्या प्रभाव पड़ा वो देखिए। भूमि रोमन साम्राज्य के इतिहास में संपत्ति का मुख्य स्रोत था। भूमि जो था वह रोमन साम्राज्य में जो है एक इतिहास का प्रमुख संपत्ति था, मुख्य स्रोत था। ठीक, भूमि के विशाल क्षेत्रों पर अनाजों की खेती और अन्य कृषि उत्पाद पैदा किए जाते थे। विशेषकर जैतून और मदिरा बनाने के लिए अंगूर की खेती की जाती थी। तो अंगूर की खेती इसलिए की जाती थी कि इससे जैतून और मदिरा मतलब शराब वाइन बनाया जाए। इसके साथ ही भूमि मवेशी, भेड़ और घोड़ों के पालन आदि के लिए चारागाह के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी। देखिए 12 टेबल 5वीं शताब्दी BC ईस्वी में रोमन की विस्तृत कृषि जीवन शैली के बारे में संकेत देती है। तो 12 टेबल एक पुस्तक है, इससे जो है 5वीं शताब्दी में किस तरह से रोमन साम्राज्य में जो है कृषि जीवन शैली थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। कृषि रोमन गतिविधियों का मूलभूत आधार था। तो कृषि हम बताएं, कृषि जो है रोमन साम्राज्य का जो है मूलभूत अधिकार था या आधार था, जिसमें
आमतौर पर लघु या भूधारक अपनी भूमि का पर स्वयं कार्य करते थे। पशुपालन करने के बजाय कृषि और अंगूर की खेती अधिक अधिक समान थी। दूसरा है प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट के अधीन अर्थव्यवस्था की संरचना किस तरह की थी वो देखिए। प्रारंभिक साम्राज्य में अर्थव्यवस्था मूलभूत रूप से कृषि थी और विशाल भूसंपत्ति और लेटिफांडिया में वृद्धि हुई हुई थी। रोमन इतिहास में अगस्टस के काल को स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। तो देखिए प्रिंसिपेट मतलब क्या किया, वहाँ का जो राजा था उसके अधीन जो अर्थव्यवस्था का किस तरह से विकास हुआ या किस तरह की थी वो जानने का प्रयास करते हैं। तो अगस्टस एक था राजा, उसके काल में जो है कृषि का स्वर्ण काल माना जाता है रोमन साम्राज्य में। भूमध्य सागर के एकीकरण ने शासन में सुधार और आर्थिक विस्तार को सुविधाजनक बनाया। अर्थव्यवस्था निरंतर दास प्रथा पर आधारित रही। कृषि और शल्य उत्पादन से संबंधित तकनीकों में भी सुधार हुआ। उदाहरण के लिए तेल मशीन से दबाकर तेल निकालने की तकनीक से तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई। आटा गूंदने के मशीन से ब्रेड उत्पादन में तेजी आई और कांच के धमन भट्टियां दूर दूर तक फैल गई। देशियन राज पर विजय, ठीक है, जो कब किया गया था 168 बीसी से 106 एडी के बीच में किया गया था, प्राप्त करके उसके सोने की खानों को हड़प लिया गया रोमन साम्राज्य के द्वारा। तो आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, उत्पादन की दास पद्धति और संकट काल। देखिए उत्पादन की दास पद्धति और संकट काल। पेरी एडरसन एक लेखक है, ये इतिहासकार है। इसके अनुसार का कहना है कि उत्पादन की दास पद्धति यूनानी रोमन जगत की एक निर्णायक नई पद्धति थी। यदि इसके यूनानी रोमन जगत को फलने फूलने का आधार प्रदान किया था तो उसके पतन के लिए भी यही उत्तरदायी था। रोमन विचारों के अनुसार कृषि दासों को यांत्रिक वाणी कहा जाता था। बोलने वाला औजार पशुधन से एक श्रेणी दूर जो एक अर्धवाणी यंत्र की तरह संस्थापित थी और औजार से दो श्रेणी दूर जो मुख्य यंत्र की तरह स्थापित थे। यह दास महानगरीय बाजार में बिक्री और खरीद की मानक वस्तुएं बन गए थे। इन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरित और अलग अलग प्रकार के कौशलों में प्रशिक्षित किया जा सकता था। पेरी एडरसन का विचार है कि संपन्न समृद्ध शहरी प्रतिष्ठित क्लासिकल प्राचीन वर्ग की समृद्धि और सुख सुविधा इन दास श्रमिकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित विशाल अधिशेष पर आधारित था। तो जो शहर में लोग रहते थे, जो राजा लोग रहते थे, उनका जो सुख सुविधा का प्रमुख जो साधन था वह दास श्रमिकों के द्वारा ही जो कार्य किया जाता था उस पे आधारित था। कुछ आलोचकों के अनुसार दास प्रथा ने तकनीकी विकास में बाधा डाली। दासों को कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित नहीं मिला और न ही उनको किसी कीमत उपकरण को देने पर विश्वास किया जा सकता था राजाओं के द्वारा। देखिए दास अर्थव्यवस्था का पतन और कोलोनेट व्यवस्था का उदय। तो दास प्रथा का अंत हुआ, उसके बाद कौन सा है, कोलोनेट व्यवस्था का उदय हुआ। देखिए पेरी एडरसन के अनुसार यह, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए संकट जिसने स्वयं को ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्त किया था उसका अंतिम हल इसके स्वयं के द्वारा ही उजागर हुआ। उसने स्वयं ही उत्पादन की एक पूर्णतः नई पद्धति के लिए मार्ग जो है प्रशस्त किया। तो दासों ने ही खुद ने अपने आप को एक नया मार्ग खोजने का निर्णय लिया। स्वामियों ने प्रत्यक्ष रूप से अपने अनेक दासों का पालन पोषण करना बंद कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने इन्हें भूमि के छोटे भूखंडों में स्वयं अपनी देखभाल करने और अपने स्वामियों को अधिशेष उपज का भुगतान करने के लिए स्थापित किया। उसी दौरान छोटे कृषकों वाले गांव और स्वतंत्र पट्टेदार बड़े स्वामियों के संरक्षण में आ गए और जो राज्य द्वारा थोपे गए।
वित्तीय करों और अनिवार्य सैनिक भर्ती के विरुद्ध सुरक्षा की तलाश कर रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति भूतपूर्व दासों के समान हो गई थी। इस प्रकार आर्थिक दबाव, ठीक है, ने अनेक निचले वर्ग के सदस्यों को कॉलोनी या पट्टेदारी कृषक भी इसे कहते थे, बनाने पर मजबूर कर दिया और बाद में धीरे धीरे कॉलोनी में दासों का स्थान ले लिया था। कृषक श्रमिकों में परिवर्तन हो गए। तो कृषक श्रेणी दास प्रथा जो है कॉलोनी प्रथा या पट्टेदारी कृषक में बदल गया था। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सामंतवाद के प्रथम चरण के प्रमुख लक्षण क्या थे। तो सामंतवाद के प्रथम चरण के जो है प्रमुख लक्षण क्या थे, इन पे चर्चा करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। 10 नंबर में पूछने का मतलब कम से कम इसे 250 शब्दों में आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आइए जानते हैं सामंतवाद के प्रथम चरण के प्रमुख लक्षण क्या थे। देखिए, 9वीं से 11वीं शताब्दी को सामंतवाद का प्रथम चरण माना जाता है। तो ईस्वी है 9वीं से 11वीं शताब्दी में सामंतवाद का प्रथम चरण माना जाता है। यद्यपि प्रौद्योगिकी कभी अगतिशील नहीं रहती, लेकिन इस युग में यह जरूरत से ज़्यादा श्रम आधारित थी और उपज काफ़ी कम थी। यद्यपि व्यापार काफ़ी कम था, यह कभी पूर्णतः लुप्त नहीं हुआ, परंतु यह अर्थव्यवस्था की प्रमुख शक्ति नहीं रह गई। उत्पादन ज़्यादातर बाजार के लिए नहीं बल्कि निजी उपभोग के लिए किया जाता था। देखिए, कृषि उत्पादन साधन और विधियाँ, खेती की तकनीक और औजार अपर्याप्त और कम असरदार होने के कारण वर्तमान की तुलना में खेती की उत्पादकता इस चरण में काफ़ी कम थी, क्योंकि नया तकनीक नहीं लाया गया था, जिस कारण कृषि में जो है कम उत्पादन होता था। इसके परिणाम स्वरूप उपज काफ़ी कम हुआ करती थी। मिट्टी कड़ी होने की वजह से 3 या 4 बार खेत जोतने जरूरी होता था। तो मिट्टी जो है कड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से 3 या 4 बार खेत को जोतना पड़ता था। ठीक से खेती करने पर उपज भी होती थी, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कृषि उत्पादन का संगठन किस तरह से था। देखिए, सामूहिक रूप से पूरा गांव एक साथ खेत को जोतता था। तो एक गांव में जितने भी लोग रहते थे, तो उसके पास जितना भी खेत था वो सामूहिक रूप से खेत को जोतते थे। इसका कारण यह था कि हल और इसे खींचे जाने वाले जानवर की कीमत एक परिवार अकेला नहीं चुका सकता था। साधारणतः उपजाऊ मैदानी क्षेत्र के चारों ओर खुले खेत होते थे और इसके चारों ओर गांव बसा हुआ था। इन खेतों में लोगों के खेत एक दूसरे में मिले होते थे और फसल कट जाने के बाद और अनाज घर पहुंच जाने के बाद गांव के लोग गिरे हुए अनाज बीन लेते थे। मतलब अनाज गिरा हुआ रहता था उसको मतलब इकट्ठा कर लेते, कलेक्ट कर लेते थे और फिर गांव के जानवर इसमें चरते थे। इसमें एक दूसरे की जमीन के बीच कोई फर्क नहीं किया जाता था। देखिए, तीसरा पॉइंट है निर्वाह अर्थव्यवस्था किस तरह की, इसका क्या भूमिका थी। देखिए, कृषि उत्पादन, परिवहन और वितरण की तकनीक का स्तर इस प्रकार के छोटे मोटे कई नए तरीकों के इस्तेमाल के बावजूद काफ़ी भिन्न था और अभी भी अधिशेष बहुत थोड़ा ही बच पाता था। अभी भी सामान ढोने का प्रमुख साधन मजदूर ही थे। सड़कें बुरी स्थिति में थी। गाड़ी और चौपहिया गाड़ी बहुत कम और बहुत महंगी थी। हालांकि 12वीं और 13वीं शताब्दी में खास तौर पर उत्तर में जहाज़ों के भारवाहक क्षमता में बढ़ोतरी हुई, परंतु पानी के जहाज़ों की संख्या अभी भी कम थी। 1280 के बाद ही कंपास का उपयोग अधिक प्रचलन में आया। कॉनरेड और समुद्री स्ट्रोलेव का इस्तेमाल पुनर्जागरण से पहले आरंभ नहीं हुआ था।
तो आइए 2 प्रश्न हम देख लिए इस वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग का इन प्रश्नों का एक रिवीजन हो जाए। जो ये नहीं पढ़ा है तो उनको एक जानकारी मिल जाए कि इसको लिखना किस तरह से है। जानकारी मिलने के बाद आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। कम टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग को कैसा लगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।